हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप ज्ञानकोश नाम से फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और हमने ऐप बनवा रखी है, वहां से आप लोग इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये आज का पहला प्रश्न है। तो देखिएगा, चार ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से आपने पढ़ना है कि इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को, यानी कि आज ही का दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं चारों ऑप्शन के बारे में। सबसे पहले तो चार ऑप्शन में लिखा है सबसे पहले 28 अप्रैल। तो मैंने आपसे बताया था 28 अप्रैल का जो दिन है वो विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। या फिर 24 अप्रैल के दिवस की बात करें तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस और 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो ये हमने इस पहले प्रश्न से ही 4 दिवस की जानकारियां पढ़ ली है। थोड़ी सी जानकारी और देख लीजिएगा कि ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है ये जैन जॉर्ज नोवेरे, जो कि 1727 से 1810 तक का उनका जन्म काल रहा है, उनका जीवन काल रहा है, उनकी स्मृति में मनाया जाता है। और जो वे हैं उन्हीं को आधुनिक बैले डांस का प्रमुख चेहरा भी कहा जाता है। जो आपने आजकल देखा होगा, जो बैले डांस जो कि बड़ा प्रमुख हो रहा है, फेमस हो रहा है, उसी के जन्मदाता के रूप में उन्हें माना जाता है। तो ये जानकारी हमने पहले दिवस से संबंधित पढ़ी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 2020 में सर्वाधिक सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बना है, कि अपनी सेना पर, रक्षा पर जो सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है वो कौन सा बना है। तो सबसे ज्यादा 2020 के आंकड़े जो सामने आए हैं, 2020 में सबसे ज्यादा अपनी सेना पर खर्च करने वाला जो देश बना है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये सबसे पहले स्थान पर रहा है। बात करते हैं दूसरे नंबर पर, दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा, तो दूसरे स्थान पर रहा है चीन। तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा, तो तीसरे स्थान पर रहा है भारत। और चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो चौथे स्थान पर जो देश रहा है वो रहा है रूस। तो ये जानकारियां तो हमने यहां से पढ़ी, लेकिन कितना खर्च किया है वो पूरी जानकारी हम पढ़ते हैं। देखिएगा, चीन दूसरे स्थान पर रहा जिसने कि 252 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। तीसरे नंबर पर भारत जिसने कि 72.9 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। चौथे नंबर पर रहा है 61.7 बिलियन डॉलर के साथ में रूस देश। तो ये सारी जानकारियां हमने आपको बताई है। उसके बाद अमेरिका का जिक्र नहीं हुआ। तो देखिएगा, अमेरिका ने 778 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। चीन, भारत, रूस के बारे में मैं बता चुका हूं। पांचवें स्थान की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम ने 59.2 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं 2020 में पूरे। तो ये मैंने आपको विश्व के सर्वाधिक खर्च करने वाले 5 देशों के बारे में बताया है। और यहां से एक जानकारी और भी देख लीजिएगा कि इन 5 देशों ने मिलकर के जितना पूरे विश्व में सेना ने खर्च किया है, पूरे विश्व ने जितनी अपनी सेना पर खर्च किया है, इन 5 देशों ने उसका कुल 62% हिस्सा खर्च किया है। यानी कि पूरे इन 5 देशों को छोड़ करके पूरे विश्व ने केवल 38% खर्च किया है और इन 5 देशों ने 62% खर्च अपनी सेना पर 2020 में कर दिया है। अगर हम बात करें 2020 में कुल विश्व में खर्च जो हुआ है वो 1981 बिलियन डॉलर खर्च हुआ है, जो 2019 की अपेक्षा 2.6% अधिक है। यानी कि पिछले वर्ष 2019 से 2020 में 1981 बिलियन डॉलर अधिक खर्च किए गए हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो 2.6 बिलियन डॉलर जो परसेंटेज जो है वो 2019 की अपेक्षा में 2020 में अधिक खर्च किए गए हैं। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी है, पूरी जानकारी है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे प्रश्न की कि बार्सिलोना ओपन टेनिस खिताब के विजेता कौन बने, तो 2021 बार्सिलोना ओपन टेबल टेनिस जो प्रतियोगिता हुई है, ओपन टेनिस जो प्रतियोगिता हुई है, टेबल टेनिस नहीं ओपन टेनिस, इसमें जो खिताब जीता है वो किसने जीता है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन सी पर लिखा है राफेल नडाल। राफेल नडाल जो रहे हैं वे बार्सिलोना ओपन टेनिस खिताब के विजेता बने हैं। और उप विजेता की बात करें या ऐसा कहें कि किसको हराया है, तो उन्होंने स्टेफानो
स्टेफानोस को हराया है। बात करते हैं आगे जानकारियां। देखिएगा ऑप्शन ए पर लिखा है नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच की अगर हम बात करें तो वे यूएस ओपन 2021 के विजेता बने थे, और नाओमी ओसाका वे ऑस्ट्रेलिया यानी कि यूएस नहीं, सॉरी माफ करिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष विजेता बने थे नोवाक जोकोविच, और महिला ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला विजेता जो बनी थी वो बनी थी नाओमी ओसाका। उसके बाद राफेल नडाल बार्सिलोना ओपन विजेता बने, साथ साथ में स्टेफानोस जो है वो बार्सिलोना ओपन के उप विजेता बने हैं। बात करते हैं पूरी जानकारी और भी कि ये जो पुरस्कार है ये 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब, ये जो उनके कैरियर का 12वां खिताब है ये। उसके बाद ये उनके बार्सिलोना ओपन खिताब जो रहा ये उन्होंने 12वीं बार जीता है। उनके कैरियर की अगर हम बात करें तो उनके कैरियर में उन्होंने 87वां खिताब जीता है। और अगर बात करें क्ले पर तो क्ले पर ये उनके कैरियर का 61वां खिताब है। साथ साथ में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 6-4, 6-7 और 7-5 से स्टेफानोस को हराया है। उसके बाद में एक बात और भी करेंगे यहां से कि बार्सिलोना ओपन टेनिस खिताब जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो बार्सिलोना टेनिस ओपन खिताब की जो शुरुआत है ये 1953 में करी गई थी। 1953 में इसकी शुरुआत जो है वो करी गई थी। तो ये जानकारियां मैंने आपको इस प्रश्न से दी है। उसके बाद चौथा प्रश्न कि चीन ने अपने पहले मंगल ग्रह के रोवर का नाम क्या रखा है। देखिएगा चीन जो देश है उसने अपने अब मंगल ग्रह पर एक रोवर भेजा है, उस रोवर का नाम क्या उन्होंने डिसाइड किया है। तो इस रोवर का जो नाम है वो है झुरोंग यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का आंसर सही रहेगा। बात करते हैं 4 ऑप्शन के बारे में। तो झुरोंग तो इसका सही रहेगा कि चीन ने अपने अब जो मंगल ग्रह पर रोवर भेजा है उसका नाम है झुरोंग। लेकिन दूसरे ऑप्शन पर लिखा है SLV-3। तो SLV-3 जो है ये भारत का पहला अंतरिक्ष यान था। लूना 2 जो है ये पहला चंद्र अंतरिक्ष यान था जो कि 12 सितंबर 1989 को लॉन्च किया गया था। और चांग-ई 5 ये चंद्रमा पर पहुंचने वाला चीन का पहला यान था। तो ये हमने इस प्रश्न के साथ साथ में 3 जानकारियां और पढ़ ली है। बात करते हैं कि ये जो झुरोंग जो है ये चीन का पहला मंगलयान है, मंगलवान नहीं मंगलयान है। उसके बाद में इसका नाम जो है प्राचीन अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। और यह मंगल ग्रह का इसका नाम जो चीनी नाम है, मंगल ग्रह का जो चीनी नाम है वो है हुक्सिंग। हुक्सिंग का मतलब क्या होता है? हुक्सिंग का मतलब होता है अग्नि तारा। तो इस प्रकार से क्योंकि मंगल ग्रह लाल रंग का होता है क्योंकि वहां की सतह थोड़ी लाल होती है, इसलिए उस चीन वालों ने इनका नाम अग्नि तारा रख रखा है। तो अब ये चीन ने भेजा है तो चीन के बारे में थोड़ी बातें देखिएगा। ये है झुरोंग, फोटो में आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं चीन की। तो चीन की राजधानी कहां है? बीजिंग। चीन की मुद्रा कौन सी है? रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां से चीन से भी बता दी है। अब आज का 5वां प्रश्न कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के CMD अर्थात अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से आपने सटीक आंसर बताना है। तो यहां से अमित बनर्जी जो हैं वे अब BEML अर्थात भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। बात करते हैं आगे कि इससे पहले अमित बनर्जी जो थे वे रेल और मेट्रो के निदेशक थे और वे 1984 में BEML में सहायक इंजीनियर के रूप में शामिल हुए थे, जो कि अब इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी बन गए हैं। बात करते हैं BEML के बारे में। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की बात करें तो इससे पहले जो थे वो थे DK होटा और इसकी स्थापना हुई मई 1964 में। मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु कर्नाटका में। लेकिन अब इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारियां भी दे दी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए अमित बनर्जी से पहले, ये आप कंफ्यूज ना होइएगा, DK होटा जो है ये अमित बनर्जी से पहले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। ठीक है। उसके बाद है 5 प्रश्नों के पश्चात हम बढ़ते हैं आज का प्रश्न कि श्रमति दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपने आज का आंसर देना है। ऑप्शन में आप लोग बताइएगा, जिसका करेक्ट आंसर मैं आपको कल देता हूं अगली वीडियो में।
कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी का सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान कितना लगाया है। तो इसका आंसर है सही कि 10.2% वृद्धि का अनुमान लगाया है। बात करते हैं छठा प्रश्न। तो छठा प्रश्न यह है कि किस देश ने पूर्णतः चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाया है, मतलब कि पूरी तरह से अगर आप चेहरा ढक के रखोगे तो इस पर कौन सा ऐसा देश है जिसने कि पूरा चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यहां से देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है और श्रीलंका, भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका ने यह घोषणा करी है कि जो भी पूरी तरह से सार्वजनिक स्थान पर चेहरा ढककर रखेगा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और यह श्रीलंका कैबिनेट ने 27 अप्रैल से यह लागू हो गया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर बुर्का नहीं पहन सकता, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर नकाब नहीं पहन सकता है और ये सभी सार्वजनिक स्थानों पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि 2 साल पहले 21 अप्रैल 2019 में होटल और चर्च पर एकदम से आतंकवादी हमला हो गया था श्रीलंका में, जिसके बाद से इसके 2 वर्ष पूरे होने के पश्चात, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां जो होती है वो चेहरा या नकाब ढक करके करी जा सकती है, इस प्रकार की पूरी दिक्कतों को रोकने के लिए, पूरी परेशानियों को समाप्त करने के लिए चीन ने ये घोषणा कर दी है। अब मैं आपको चीन के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, चलिए बात करते हैं। श्रीलंका की राजधानी, चीन नहीं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका की राजधानी कहां है? श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। लेकिन इससे पहले राजधानी कहां थी? कोलंबो। राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। अब मैं आपसे बताता हूं, देखिएगा कि जो श्रीलंका देश है, श्रीलंका देश का पहले नाम 1972 से पहले नाम सिलोन था, जो कि 1972 में नाम बदल के लंका कर दिया गया था और 1978 में इसके लंका के सामने श्री लगा दिया, जिसके पश्चात 1978 में इसका नाम पूरी तरह से श्रीलंका हो गया था। तो इस श्रीलंका के नाम पर भी मैंने चर्चा कर ली है। सबसे पहले सिलोन, फिर लंका, फिर श्रीलंका। तो ये सारी बातें मैंने आपको श्रीलंका के बारे में बताई। उसके बाद 7वां प्रश्न है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव कौन बने हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव कौन बने हैं? तो यहां से देखिएगा अजय सेठ। अजय सेठ, यानी कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी सही होगा। तो बात करते हैं और इसके बारे में। अगर अजय सेठ की बात करी जाए तो वे कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। साथ साथ में वर्तमान में किस पद पर थे? तो वे वर्तमान में वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव के पद पर थे, लेकिन अब उन्हें इस विभाग में दोबारा से बना दिया गया है। उसके बाद में उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो तरुण बजाज का स्थान लिया है और तरुण बजाज जो है वे अब राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। तो ये सारी जानकारियां मैंने आपको दी है। आरबीआई से संबंधित बातें हम डेली पढ़ते रहते हैं, इसलिए मैंने आज आरबीआई को ज्यादा पढ़ाया नहीं है। अब प्रश्न नंबर 8 कि शिवालिक मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक ने किसकी अनुमति से अपना बैंकिंग परिचालन शुरू किया? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन मैं आपको बहुत बार बताता हूं कि जब भी किसी बैंक को अनुमति मिलती है, स्वीकृति मिलती है, कोई किसी बैंक पर प्रतिबंध लगाना होता है, किसी बैंक को रोकना होता है या किसी पर किसी भी प्रकार का जुर्माना लगाया जाता है, तो वो किसके द्वारा लगाया जाता है? वो लगाया जाता है आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अब शिवालिक मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो है इसने भी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहायता से, अनुमति से अपना बैंकिंग परिचालन शुरू किया है। बात करते हैं कि 26 अप्रैल से अपना परिचालन शुरू किया और इस बैंक ने अपना कार्य जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में शुरू किया है। यह भारत का पहला ऐसा सहकारी बैंक है जिसने कि भारत में एक लघु वित्त बैंक के रूप में अपना कार्य शुरू करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया है। अब इससे पहले भी इसका परिचालन हो रहा था। कहां कहां पर यह कार्य कर रहा था? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में शिवालिक मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो है ये कार्य कर रहा था। अगर इसके एमडी सीईओ की बात करें तो सुवीर कुमार गुप्ता इसके एमडी और सीईओ है और इस बैंक की स्थापना 5 सितंबर 1998 को करी गई थी। कहां पर यह करी गई थी? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। तो यह जानकारियां मैंने आपको पूरी तरह से इस प्रश्न से दी है। उसके पश्चात है 9वां प्रश्न कि गुजराती कवि और लोक गायक दादूदान गढ़वी का निधन हुआ है। अब उनका उपनाम पूछा गया है, तो उनका उपनाम क्या है? तो देखिएगा 4 प्रश्न और 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से
कविदाद जो है यह उनका उपनाम भी है। बात करते हैं पूरी जानकारियां कि साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए उन्हें 2021 में यानी कि इसी वर्ष ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया भी गया था और उन्होंने गुजराती 15 से अधिक फिल्मों के लिए उन्होंने गीत भी लिखे हैं। उसके बाद आखिरी प्रश्न कि द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आपके एग्जाम्स में एक प्रश्न पुस्तकों से संबंधित आता है, लेखकों से संबंधित आता है, तो देखिएगा अमिताभ घोष जो है वे द लिविंग माउंटेन जो पुस्तक है इसके लेखक है। और ये जो पुस्तक है ये कोरोना वायरस पर डिपेंड है कि किस प्रकार से लोगों ने के साथ अपनी आर्थिक व्यवस्था रही है कोरोना वायरस में, या किस प्रकार से लोगों ने सफर किया है इस लॉकडाउन के दौरान। तो ये सारी बातें इस पुस्तक में लिखी गई है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स की सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो इसको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ में इसके पीडीएफ को आप ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और ज्ञानकोश ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।